वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई एम स्नेहा सिंह और आज हम पढ़ेंगे अपनी पॉलिटिक्स द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का सेकेंड चैप्टर द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी। मैंने फर्स्ट पार्ट में इस चैप्टर को एनसीईआरटी बेस्ड पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। आपको पता है कि 2020 न्यू सिलेबस की अभी बुक पब्लिश नहीं हुई है, इसलिए जो सब टॉपिक ऐड हुए हैं उनको मैं आपको अपने एडिशनल नोट से समझा रही हूँ। So now we discuss about the 5 topics: unipolar world, Middle East crisis, Afghanistan, Gulf War, democratic politics and democratization, CIS यानी Commonwealth of Independent State और 21st Century Arab Spring। ये सारे टॉपिक्स हमें इसमें पढ़ने हैं। तो यहाँ पे आप हाईलाइट देख रहे हो। सबसे पहले समझेंगे हम यूनिपोलर वर्ल्ड। इस चैप्टर को जब मैंने एनसीईआरटी से समझाया था तो मैंने बताया कि व्हाट इज़ यूएसएसआर यानी सोवियत संघ क्या है, इसका विघटन क्यों हुआ, यानी व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। गॉर्बेचेव के रिफॉर्म्स क्या थे और हमारा शॉक थेरेपी लास्ट टॉपिक था, वो भी हमने समझा था। तो अब हम पढ़ेंगे यूनिपोलर वर्ल्ड। आपको पता है कि जब कोल्ड वॉर का टाइम था तो हमारा वर्ल्ड 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। दैट इज़ फर्स्ट इज़ अ यूएसए एंड द सेकेंड वर्ड इज़ यूएसएसआर। लेकिन जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया तो बस एक वर्ड लेफ्ट रहता है, बचता है, दैट इज़ अवर यूएसए। यहीं से हमारी यूएस हेजेमनी का जो है फॉर्मेशन हुआ 1991 में। पर इस पर कई एस्पेक्ट छुपे हैं, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि हेजेमनी जो थी वो हमारी 1945 में इस्टेब्लिश हो गई थी, पर उसे दिखाया गया 1991 में। ऐसा क्यों? ये इसलिए क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर हुई थी तो जो जापान पे यूएसए ने जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पे जो बॉम्ब ब्लास्ट किया था, न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट, वो उसने अपनी हेजेमनी दिखाने के लिए किया था, अपनी सुपरमेसी, अपनी सुपर पावर को शो करने के लिए किया था कि मैं इतना ताकतवर कंट्री हूँ, मेरा मुकाबला कोई कंट्री नहीं कर सकता। ये सब उसने यूएसएसआर को शो करने के लिए किया था। और दूसरी बात ये शो ये करती है, ये बताती है कि 1991 से पहले ही हम जो है यूएसए की आइडियोलॉजी को फॉलो करने लगे थे। बहुत से लोग कैपिटलिज्म को फॉलो करते थे, उसके फूड, कल्चर, ड्रेसेस को हम लोग फॉलो कर रहे थे, क्योंकि कोला, कोल्ड ड्रिंक्स ये सब हमारी ड्रिंक्स नहीं है, लेकिन हम लोग फॉलो करते आ रहे हैं, क्योंकि ये एक मॉडर्न वे कहते हैं, मॉडर्न मेथड्स को एक तरीके से स्टैब्लिश करना था कि हम भाई मॉडर्न हो रहे हैं, आधुनिक हो रहे हैं। तो ये सब हमने यूएस हेजेमनी का सहारा लेकर ही किया। तो अब प्रोसेस यूएस हेजेमनी गॉट एस्टैब्लिश्ड, यानी कैसे यूएस हेजेमनी इस्टेब्लिश हुई, यानी कि अब हम पढ़ेंगे अपनी गुल्फ वॉर के बारे में। तो इसमें जो है 1990 में जो है इराक इन्वेडेड टू कुवैत, यानी इराक ने कब्ज़ा कर लिया था कुवैत पे। क्यों कुवैत पे कब्ज़ा क्यों किया था? क्योंकि कुवैत जो था वो तेल जो है वो इराक के कंपेयरिंग में कम में बेच रहा था, इसलिए इराक का जो है घाटा हो रहा था, इसलिए उसने कुवैत पे कब्ज़ा कर लिया। दूसरा, कुवैत जो था वो लोकेशन में या फिर जोग्राफिकली लेवल पे अच्छा था, तो उससे उसे फ़ायदा होना था। लेकिन अब जब कुवैत ने हेल्प ली यूएसए से, तो यूएन ने मिलिट्री से इराक से कहा कि या तो तुम हट जाओ या फिर अच्छा नहीं होगा। लेकिन इराक ने डायरेक्टली मना कर दिया कि भाई हम कुवैत को नहीं छोड़ेंगे, हमने इस पर कब्ज़ा कर लिया है, ये हमारा हो गया है, अब हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। तब जो है यूएन ने एक डिसीज़न लिया और कहा कि भाई अब हम अपनी मिलिट्री बनाएंगे और कुवैत को बचाएंगे और इराक से लड़ेंगे। इस डिसीज़न को कहते हैं हम ड्रामेटिक डिसीज़न आफ्टर द कोल्ड वॉर। और ये यूएस के प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने दिया था। कहाँ पे? ये उन्होंने इसे कहते हैं हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर था ये, और इसमें हमारे आप देख सकते हो कितने ज़्यादा ट्रूप्स शामिल हैं, और 34 कंट्रीज़ एक अकेले कुवैत को हराने के लिए गए थे। इस पूरी वॉर को ही हम कहते हैं गुल्फ वॉर, फर्स्ट गुल्फ वॉर। और इस ऑपरेशन का नाम दिया गया ऑपरेशन डिज़र्ट स्टॉर्म। इसका क्या नाम दिया गया? इसका नाम दिया गया हमारा ऑपरेशन डिज़र्ट स्टॉर्म। यू सी। अब नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे ये देखिए, ऑपरेशन डिज़र्ट स्टॉर्म इज़ अ गुड वे टू शो द अमेरिकन हेजेमनी। अब आप कहोगे कि भाई ऑपरेशन जो है
ये हमारा डिज़र्ट स्टॉर्म ये अमेरिकन हेजेमनी कैसे शो कर रहा है? अभी तक तो भाई हमें कहीं हेजेमनी नहीं दिखी। तो मैं आपको बता दूं कि जो इसमें मैंडेट साइन किया गया था कि इराक को निकाल के कुवैत से अलग किया जाए, तो इसमें जो है यूएस के 75% पीपल शामिल थे जो इराक को हराना चाहते थे, इराक पर अपना जो हेजेमनी दिखाना चाहते थे। तो यहाँ पे हमारी एक अमेरिकन हेजेमनी दिख रही है। फिर ऑपरेशन डिज़र्ट स्टॉर्म लीड बाय नॉर्मन शेशुकोव। ये आप कह सकते हो मेरा प्रोनाउंसिएशन उतना अच्छा नहीं है, तो भाई आप बुक में देख लो, पर यहाँ मैं ऐसे ही बोल पाऊँगी कि नॉर्मन शेशुकोव। और द प्रेसिडेंट ऑफ इराक जो थे वो थे सदाम हुसैन। उन्होंने जो कहा, उन्होंने इस जो ऑपरेशन को, पूरा ऑपरेशन डिज़र्ट स्टॉर्म को मदर ऑफ ऑल बैटल्स कहा, बिकॉज इसमें 34 कंट्रीज़ शामिल थे अगेंस्ट दी सिंगल इराक। इराक के उसमें एक इकलौते जो है 34 कंट्रीज शामिल थे। अब आप स्क्रीन पे देख सकते हो इम्प्लीकेशन ऑफ गल्फ वॉर क्या था। गल्फ वॉर इतना फेमस क्यों हो गया आज के टाइम पे, हम गल्फ वॉर को कैसे और क्यों पढ़ रहे हैं? तो अमेरिका ने भी यहाँ पे अपनी हेजेमनी दिखाई, अमेरिका ने ये सब किया। अमेरिका जो है टेक्नोलॉजी में एडवांस था ही, हम सबको पता है। तो ये वॉर जो थी वो रिपोर्ट्स की तरह एकदम लाइव टेलीकास्ट की तरह टीवी पे दिखाया जाता था कि अब ये बॉम्ब हो रहा है, अब ऐसा, या फिर इराक 34 कंट्रीज़ अब ये एक्शन लेंगे, इराक ने ये एक्शन लिया। ये डायरेक्टली बिल्कुल लाइव रिपोर्ट्स की तरह दिखाया जाता था। और इसीलिए इस वॉर को हम कह सकते हैं स्मार्ट वॉर, कंप्यूटर वॉर और वीडियो गेम वॉर भी इसे कहा जाता है। ये एक टेक्निकल नेम है। आपसे पिछली बार बोर्ड में पूछा गया था ये कि वीडियो गेम वॉर से आप क्या समझते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि वीडियो गेम वॉर इज़ ऑल्सो कॉल्ड दी गल्फ वॉर। दिस इज़ अनदर नेम ऑफ दी गल्फ वॉर वीडियो गेम वॉर। तो अमेरिका जो था वो इस वॉर में टीवी लाइक इस रियलिटी शो की तरह इसने बेनिफिट लिए, दिखाया इसने सब जगह कि भाई हमारी हेजेमनी देखिए, 34 कंट्रीज़ हम सब मिलकर इराक को बिल्कुल तहस नहस कर दिया, हमने इसे हरा दिया है। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, मिडल ईस्ट क्राइसिस अफ़गानिस्तान। देख सकते हो आप यहाँ पे मिडल ईस्ट क्राइसिस अफ़गानिस्तान, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। इसमें अब हमें क्या करना है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफ़गानिस्तान। अब आपको पता होना चाहिए अफ़गानिस्तान का फुल नेम क्या है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफ़गानिस्तान। ये लैंड लॉक्ड कंट्री है। लैंड लॉक्ड कंट्री कहते हैं जो चारों तरफ से लैंड से ढका हुआ हो, लैंड से कवर्ड हो। इसकी आप देखोगे सीमाएं या बॉर्डर्स, ये कहीं भी माउंटेन से नहीं लगती, या फिर आप कहो कि ओशियन से टच नहीं होती। ये चारों तरफ से लैंडेड से घिरा हुआ है। आप ऊपर देखोगे हमारा थोड़ा सा हिस्सा इंडिया का भी इससे अटैच्ड है, जो इसे हम आज पीओके कहते हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, वो अभी भी अफ़गानिस्तान से अटैच है। इट्स इंट्रेंस ऑफ सेंट्रल एंड वेस्टर्न साउथ एशिया। हमने पढ़ा है कि 12th की एनसीईआरटी हिस्ट्री में देखोगे तो ये कंधार जो था वो सेंट्रल एशिया जाने का रास्ता या फिर इंडिया आने का रास्ता, खैबर पास जिसे हम कहते हैं, अफ़गानिस्तान में मौजूद था। तो ये इंट्रेंस है सेंट्रल और वेस्टर्न साउथ एशिया, या फिर सेंट्रल एशिया में जाने का या फिर वेस्टर्न यूरोप में जाने का ये एक रास्ता था, मेन गेट है। फिर इसमें कौन कौन से लोग और जो यहाँ पे कम्युनिकेशन रहते हैं, कम्युनिटीज़, उनका नाम है पुष्पन लोग यहाँ रहते हैं, तजाकीज़ रहते हैं, उज़्बेक रहते हैं और हज़रन्स रहते हैं। ठीक है। अब जो है इसको जो अबन शाह अब्दुल ने, इसके फाउंडर ऑफ स्टेट हैं इन 18th सेंचुरी में। और आपको पता है 19th सेंचुरी में बफर स्टेट बन गया था इन बिटवीन सोवियत यूनियन एंड ब्रिटिशर्स। बफर स्टेट कहते हैं कि सोवियत यूनियन एंड ब्रिटिशर्स के जाने का बीच का मध्य मार्ग ये बन गया था हमारा। और 1893 में ड्यूरेंड लाइन आपको समझना होगा क्या है। ड्यूरेंड लाइन मेड बाय ब्रिटिशर्स टू चेंज एंड सेपरेट द इंडिया एंड अफगानिस्तान। ड्यूरेंड लाइन बनाई गई थी क्या, इंडिया और अफगानिस्तान का बॉर्डर कह सकते हो, जो बनाया गया था ब्रिटिशर्स द्वारा। उस लाइन को ड्यूरेंड लाइन कहा जाता है। इसको क्या करने के लिए, अलग शो करने के लिए। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए हमारा ऊपर का टॉप का इंडिया ऐसा कुछ है और यहाँ पे हमारा ये टच होता है थोड़ा सा अफ़गानिस्तान से। तो यहाँ पे जो है हमारी ड्यूरेंड लाइन बनाई गई थी, क्यों, ताकि अफ़गानिस्तान हमारा और इंडिया जो है सेपरेट हो सके। ठीक है। अब आप देखिए इधर
थ्री मेजर वॉर इन अफ़गानिस्तान, ये हमें पढ़ने हैं। थ्री मेजर वॉर कौन कौन से हुए थे? एक था हमारा सोवियत इन्वेंशन जो कि 1979 टू 89 हुआ था। दूसरा था हमारा अफ़गान सिविल वॉर जो 1989 ख़त्म होते ही उसके ये वाला वॉर हुआ टू 1996, और उसके बाद हुआ हमारा अफ़गान वॉर। ठीक, अब हम पढ़ेंगे अपना पहला सोवियत इन्वेंशन क्या है ये, उसके बारे में हमें समझना है। सोवियत इन्वेंशन ये आप देख रहे हो, मेन हेडिंग है मेरी, तो इसका बैकग्राउंड मैं अब आपको दे रही हूँ। इसका बैकग्राउंड क्या है ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है, तभी हम आगे की दो वॉरें समझ सकते हैं। तो अप्रैल 1978 में गवर्नमेंट जो थी उसके डेविड खान ओवरथ्रोन बाय कूप, वहाँ की गवर्नमेंट जो प्रेसिडेंट थे डेविड खान, उनको तख्ता पलट कर दिया गया। कूप आपको पता है मिलिट्री शिप आ जाना, तो अप्रैल 1978 में उसका तख्ता पलट हो गया और वहाँ पे जो है लेफ्टिस्ट रूल पीपल डेमोक्रेटिक पार्टीज़ नाउ कम इन अफगानिस्तान, दे फॉलो द आइडियोलॉजी ऑफ कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म। अब वहाँ पे जो है डेमोक्रेटिक पार्टी आ गई जो कि सोशलिज्म और कम्युनिज्म को फॉलो करती थी। अब उसको किसने सपोर्ट किया? यूएसएसआर ने किया, क्योंकि यूएसएसआर इज़ ऑल्सो द आइडियोलॉजी बिलोंग टू द कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म। ठीक है, अब इसमें दो हमारे न्यू रिफॉर्म्स आए थे, मेंटेन इक्वालिटी और वुमेंस फ्रीडम, यानी वुमेंस एक तो इक्वालिटी मेंटेन की जाए और वुमेंस को थोड़ी आज़ादी दी जाए ताकि वो भी बाहर जाके अपना वर्क कर सकें, उन्हें भी सोसाइटी में बराबर की इक्वालिटी आए। फिर हाईली मुस्लिम्स और एंटी कम्युनिस्ट पार्टी जो पॉपुलेशन अपोज, जो हाईली मुस्लिम्स थे उन्होंने कहा कि भाई ये तो हमारे खिलाफ है ये सारे रिफॉर्म्स, और जो एंटी कम्युनिस्ट पार्टी थी यानी जो कैपिटलिज्म को फॉलो करती थी उन्होंने भी इन रिफॉर्म्स का अगेंस्ट किया। एंड नाउ जो मुस्लिम्स थे और जो एंटी कम्युनिस्ट थे उन्होंने एक ग्रुप बनाया एंड द ग्रुप्स कॉल्ड इज जिहाद एंड दे बिकम अ जिहादियंस, इन्हें हम जिहादियंस भी कहते हैं, और उन्होंने जिहाद एक ग्रुप बना लिया। एंड रूल एंड अर्बन मुस्लिम्स बोथ आर इन दिस, मेनली यूएसए हेल्प्ड हिम। अब इन जिहादियंस और जिहाद जिन्होंने बनाया ग्रुप, इनको हेल्प कौन करते थे? हमारा यूएसए इनका हेल्प करता था। क्यों? क्योंकि यूएसए इज ऑल्सो अगेंस्ट द यूएसएसआर, और जो भाई न्यू कम्युनिस्ट पार्टी आई थी डेमोक्रेटिक पार्टी, वो यूएसएसआर के साथ आई थी क्योंकि वो कम्युनिज्म और सोशलिज्म आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे। लेकिन जिहादियन ने इनका अगेंस्ट किया तो यूएसए ने जिहादियंस की हेल्प की टू प्रोवाइड वेपन्स, इन्हें वेपन्स प्रोवाइड की। और अब सोवियत इन्वेंशन हुआ 24 दिसंबर 1979 को। आप देख सकते हो इतने ट्रूप्स भेजे गए, सोवियत कंट्रोल द मेजर सिटीज़। अब सोवियत ने जो है मेज कंट्रोल कर लिया था, सोवियत संघ से भी ट्रूप्स आए थे तो उन्होंने कंट्रोल किया मेजर सिटीज़ को। अब जिहादियन हाइड इन दी हिल। अब आपको पता है अफ़गानिस्तान की जो लोकेशन है वहाँ पे सबसे ज़्यादा बेनिफिट क्या है? हमारा हिंदू कुश रीजन है, तो हिंदू कुश माउंटेन्स में जो है जब सोवियत यूनियन जो है भारी पड़ गई तो जिहादियंस कहाँ जाके छुप गए? हिंदू कुश रीजन के पहाड़ों में। और यूएसए और पाकिस्तान उन्हें बार बार सपोर्ट कर रहे थे। अब उन्होंने क्या है, गोरिल्ला वॉर की। गोरिल्ला वॉर्स में जो है जिहादियन एक्सपर्ट थे। आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ गोरिल्ला वॉर। गोरिल्ला वॉर होती है छुप के वॉर करना, मतलब छुप के लड़ाई करना। तो वो लोग जो है पहाड़ों में से छुप के लड़ाई कर रहे थे, इसी को गोरिल्ला वॉर कहा गया है। अब जब नया रिफॉर्म्स आए, अनाउंस एंड विदड्रॉल एंड सोवियत ट्रूप्स। अब जब सब कुछ ख़त्म हो गया, उन्होंने देखा कि एवरीथिंग इज़ गुड, तो 1986 में सोवियत बैक गवर्नमेंट उन्होंने कहा, जो मोहम्मद नजीरुल्लाह थे उन्होंने सोवियत की जो ट्रूप्स हैं उन्हें वापस बुला लिया। 1989 में सारे ट्रूप्स वापस चले गए। जैसे ही वो ट्रूप्स वापस जाते हैं तो नई वॉर होती है, दैट इज़ कॉल्ड द अफ़गान सिविल वॉर। ये 1989 टू 1990 में होती है। और आपको पता है यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है 1991 में। सो द सोवियत बैक गवर्नमेंट जो होती है मोहम्मद नजीरुल्लाह भी फॉल डाउन हो जाती है, यानी कम्युनिज्म चला जाता है। उधर से जिहादियंस तो लगे हुए थे और अब कम्युनिज्म जब इंटीग्रेशन यूएसएसआर का ही हो गया तो उसकी पार्टी भी जो है मोहम्मद नजीरुल्लाह की भी पार्टी का फॉल डाउन हो जाता है। और अब वहाँ पे आते हैं हमारे जो मुजाहिदीन टेक कंट्रोल एंड दे अब वो बनाते हैं हमारे बहुद्दीन रुमानी जो होते हैं बिकम द प्रेसिडेंट। बहुद्दीन रुमानी जो हमारे प्रेसिडेंट बनते हैं। और तालिबान जो होता है इमर्ज, अब जो है हमारा तालिबान इमर्ज एज अ लार्जेस्ट एंड दी
पावरफुल देयर बेस एट कंधार। यहाँ पे अब तालिबान किंगडम आ जाता है और वो बेस बन जाता है पावरफुल बेस दैन कंधार। 3 सितंबर 1996 में जो कैपिटल होती है काबुल, वो जो होती है हमारी तालिबान सी स्टेट बन जाता है हमारा जो कैपिटल है, और इसके हेड होते हैं मुल्ला मोहम्मद उमर। और अफ़गानिस्तान जो होता है वो फुल इस्लामिक स्टेट अब हमारा घोषित हो जाता है। तालिबान रूल हमारा 1996 टू 2001 तक चलता है। तालिबान इज़ अ अरबिक वर्ड फॉर द स्टूडेंट। आपको पता होना चाहिए तालिबान क्या है। तालिबान एक अरबिक वर्ड है और इसका एक एजेंडा था दे रूल, यहाँ देखिए आप ध्यान से कि दे रूल अराउंड द बेस ऑफ शरिया। हाँ, तो वो लोग जो होता है शरिया के बेस पे रूल करते हैं। पहले आपने देखा वो लोग कम्युनिज्म ले आए थे ऊपर जो हमारे यूएसआर की थी, लेकिन फॉल डाउन हो गया। आफ्टर दैट जब फॉल डाउन हुआ नज़ामुद्दीन दुल्ला का, तो हमारे मुजाहिदीन आए तालिबान के बहाउद्दीन रुबानी जो हमारे प्रेसिडेंट बने। तो उन्होंने अब ये जो हमारा फॉलो करते थे शरिया को। एंड यू नो व्हाट इज़ शरिया? शरिया इज़ द बुक ऑफ रूल ऑफ रेगुलेशन एंड द ऑल मुस्लिम्स फॉलो दिस बुक। ठीक है, तो शरिया एक रूल रेगुलेशन की बुक थी और हर मुस्लिम को इस पर फॉलो करना पड़ता है। ड्यूरिंग टू तालिबान ह्यूमन राइट्स, हाँ, अब जो है तालिबान में ह्यूमन राइट्स का वॉल्यूशन हो गया, नो फ्रीडम ऑफ वुमेन, इन्होंने सब चेंज कर दिया अकॉर्डिंग टू रूल सपोर्टेड बाय पाकिस्तान। अब इस रूल को जो तालिबान को जो है सपोर्ट किया किसने? पाकिस्तान ने और यूएसए ने। तभी यहाँ पे 2 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होती है, यानी आतंकवादी संगठन। एक होता है हमारा अलकायदा और दूसरा होता है हमारा तालिबान। अब अलकायदा और तालिबान की तरफ से 2 अटैक होते हैं बॉम्बिंग ऑफ यूएसए में। 9/11 अटैक, 9/11 अटैक इन क्वींस टावर, ये आपने पढ़ा होगा या फिर आप रिपोर्ट्स में भी देखते हो कि 2011 में सितंबर में क्वींस टावर पे अटैक हुआ और अमेरिका के बहुत से लोग इसमें मारे गए। इसका बदला भी अमेरिका ने लिया, हाँ, क्योंकि भाई किसी अपने बड़े से तुम टक्कर लो और वो तुम्हें छोड़ दे, ऐसा कभी हो नहीं सकता। तो अमेरिका ने भी इसका जवाब दिया है। तो अब क्या हुआ, और ये अटैक कराया हमारे अलकायदा के लीडर ने, ओसामा बिन लादेन जो टेररिस्ट थे, उन्होंने ये कराया। अब यूएसए ने जो है ग्लोबल वॉर ऑन टेरर एक ऑपरेशन बनाया, ऑपरेशन ऑन ड्यूरिंग द फ्रीडम। ठीक है, इसके लिए, और ये बनाया गया 2001 से 2014 तक चला। 7 अक्टूबर में यूएसए ने कनाडा की, यूके की और नाटो की मिलिट्री लेकर अगेंस्ट द टेरर और तालिबान और अलकायदा के लिए विद्रोह कर दिया। अब दिसंबर 2001 में यूएसए फॉल दी तालिबान गवर्नमेंट। यूएसए ने जो है तालिबान की गवर्नमेंट को गिरा दिया और उन्होंने जो है गोरिल्ला वॉरफेयर किया आईएसएफ इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंट फोर्स के खिलाफ। और अब हामिद करजाई बिकम अ न्यू प्रेसिडेंट। तालिबान रूल चला गया, रुबानी जो हट गए, अब कौन आए? हमारे हामिद करजाई आए और वो अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंट बने। इन ऑल सिटीज़ ऑफ अफ़गानिस्तान नॉट एंड ऑफ। हाँ, देखिए अब जो है सिटीज़ जो अफ़गानिस्तान के थे, अभी अफ़गानिस्तान से अमेरिका ने सारा तो हटा दिया, लेकिन कुछ ऐसे और अभी सिटीज़ बचे थे, कुछ ऐसे प्लेसेस जहाँ पे तालिबान का रूल चल रहा था, जहाँ तालिबान उसे अपने अंडर में लेना चाहता था। नाउ यूएस किल्ड इन, यूएसए ने जो है टापाबाद में पाकिस्तान के ओसामा बिन लादेन जो टेररिस्ट था उसे मारा। इसकी आप वीडियोस पड़ी हुई हैं यूट्यूब पे भी, आप टीवी पे भी देखे होंगे अगर आपको याद है। तो ओसामा बिन लादेन को मारा मई में 2011 में एटाबाद पाकिस्तान में। दिस ऑपरेशन नेम इज़ ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर। या आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो मिलेगा व्हाट इज़ ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर। इस ऑपरेशन को पूरा नेपच्यून स्पीयर कहा गया। वो सो रहा था, उसे जाके डायरेक्टली शूट किया गया और उसकी ऐसा सुनने में भी आया है कि जो यूएसए था उसकी कब्र नहीं बनाई उसे, बल्कि एक ताबूत में डाल के बीच ओशियन में फेंक दिया, ताकि वो अगर ऐसा, इसके पीछे ये रीज़न दिया जाता है कि अगर वो लोग कहीं उसे कब्र बनाते उसकी, तो वो टेररिस्ट के लिए एक कहते हैं ना मत्था टेकने वाली जगह, शहादत की जगह हो जाती। वहाँ जाके वो भाई उसे याद करते और एक बार रिवेंज की जगह छूट जाती। इसीलिए उसने एक गुमनाम समुद्र में उसे फिकवा दिया एक ताबूत के अंदर, और एक बहुत भारी जंजीर उसके अंदर रखी थी ताकि वो हमेशा नीचे तह में, यानी समुद्र के तह में जाके गिरे और वहीं पड़ा रहे।
कभी ऊपर ना आए। तो इसके पीछे भी बहुत सारी स्टोरीज हैं, आप देख सकते हो, वेयर इज़ अवेलेबल नाउ। तो अब क्या हुआ, टेररिज्म एंड हो गया अफ़गानिस्तान से। 2014 में बात चली कि ट्रूप्स को वापस बुला लिया जाए, ठीक है। लेकिन अभी ये ट्रीटी साइन हुई है, ये हमें एनसीईआरटी से पूछा जाता है और इस साल भी शायद बोर्ड में आपके दे दें, इसलिए आप इस पर ध्यान दीजिएगा कि 2014 में ये बात चली थी 14 में, और अभी ट्रंप ने ही 2020 में ये तालिबान से एक ट्रीटी साइन की अगेंस्ट टू द टेररिज्म, कि अब यहाँ टेररिज्म नहीं फैलेगा, नहीं आएगा इसके बीच में। और अब जाके उन्होंने अपने जो ट्रूप्स थे वो वापस बुलाए हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे CIS यानी कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। आप देख सकते हो यहाँ पे भी ये अंडरलाइन है पूरा CIS आपको पता है जो 15 देश हमारे अलग हुए थे उसकी एक फॉर्मेशन है। CIS कौन से 15 देश, जो कि USSR के डिसइंटीग्रेट होके अलग हुए थे। तो CIS फॉर्म्ड व्हेन USSR डिसइंटीग्रेट इन 1990, जब उसका सोवियत यूनियन का विघटन हो गया तो 1990 में CIS यानी कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट का फॉर्मेशन हुआ। ये रशिया और 12 मेंबर इसमें शामिल थे। कौन 12 मेंबर थे ये हमें पढ़ने, क्योंकि ये एग्ज़ाम्स में भी हमारे आते हैं। तो इसमें थे हमारे अर्मानिया, अज़रबैजान, बेलारूस, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, मोल्दोवा, रशिया, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन, उज़्बेकिस्तान और किर्गिस्तान। एंड 3 कंट्री, 15 देश तो हो गए हमारे, अब 3 कंट्री वो थे जो इसमें शामिल नहीं थे। तो 12 कंट्री तो आपसे नहीं पूछे जाते, पर मोस्टली ये पूछे जाते कि वो 3 कंट्री कौन से थे जो CIS में शामिल नहीं हुए। तो वो यहाँ पे देखो आपको लिखा हुआ है, लिथुआनिया, लताविया और एस्थोनिया, ये 3 कंट्री थे जो इसमें शामिल नहीं हुए। अब CIS जो कंट्री साइन थी वो जो है अलमाटा डिक्लेरेशन, वी ऑल कॉपरेट एक्ट, हाँ उन्होंने एक ट्रीटी साइन की अलमाटा डिक्लेरेशन। इसमें कहा कि हम जो है 12 के 12 कंट्री जो हैं एक दूसरे को एक्सटर्नल और इंटरनल पॉलिसीज़ में कॉपरेट करेंगे। फीचर ऑफ CIS क्या था कि ऑल स्टेट मेंटेन सॉवरेंटी एंड इक्वालिटी, सारे स्टेट जो है सॉवरेंटी और इक्वालिटी को मेंटेन करेंगे और डेवलपमेंट करेंगे मिलजुल के। सब जो है 12 हम आपस में फ्रेंडशिप रखेंगे, मेंटेन इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी, ठीक है। फंक्शन ऑफ CIS भी आता है, तो इसमें आप लिखोगे कोऑर्डिनेट इट मेंबर पॉलिसी रिगार्डिंग, हाँ सब एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करेंगे, उसको हेल्प करेंगे किस में, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में, फॉरेन पॉलिसीज़ में, रिलेशंस में, ट्रेड में और डिफेंस में, ठीक है। ये अगर कोई बात हो जाए तो हम पाँचों आपस में आर्मी ट्रूप्स अपने और वेपन्स प्रोवाइड करेंगे। ट्रेड्स यानी अगर किसी की इकोनॉमी गिर रही हो तो हम उसकी हेल्प करेंगे। फॉरेन रिलेशन ट्रीटीज़ भी हम लोग साइन करें। अब है हु अटेंड दिस मीटिंग्स, अब इनकी मीटिंग जो CIS की मीटिंग थी वो कौन अटेंड करता था, तो वो वहाँ का प्राइम मिनिस्टर करता था, काउंसिल हेड करता था और प्रेसिडेंट कराता था। सो नाउ वी डिस्कस अबाउट द लास्ट टॉपिक, अरब स्प्रिंग, यानी अरब स्प्रिंग क्या थी। अरब स्प्रिंग आपको पता होना चाहिए, ये एक मेन टॉपिक है। ये ट्यूनेशिया पहले गया, फिर इजिप्ट गया, फिर लीबिया, सीरिया, यमन एंड मोरक्को, ये 3 जगह हमारा गया था। Some countries are not independent. They want to establish democracy, human rights, equality, etc. So start one movement in 2001 in first Tunisia. अब यहाँ एक नाम आ रहा है हमारा मोहम्मद बाउजिस। ये अब कौन था? मोहम्मद बाउजिस जो था ये एक सब्ज़ी वाला था, और एक बार इसकी भी पूरी कहानी है वो मैं आपको बता रही हूँ कि एक बार ये सब्ज़ी बेचता है, पर इसके पास सब्ज़ी बेचने के जो एक आप कहते हो अधिकार पत्र वो नहीं होता है। तो इसको जो वहाँ की पुलिस और आर्मी होती है वो बहुत ज़्यादा इसको मारती है, पीटती है, इवन भगा देती है। तो ये बात लेके कोर्ट में कोर्ट में जाता है, तो कोर्ट वाले उसकी जो रिपोर्ट्स होते हैं वो दर्ज नहीं करते हैं, कहते हैं कि भाई ये गलत है, हम नहीं करेंगे। तो वो जो है कोर्ट के जजेस के सामने ही अपनी बॉडी में आग लगा देता है। ये बात पूरी सोशल मीडिया में, आपको पता है 2011 में ही फेसबुक बना था, और इस तरीके से फेसबुक के थ्रू, ट्विटर के थ्रू ये बात पूरे वर्ल्ड में हमारी फैल जाती है कि भाई यहाँ की जो हमारे ट्यूनेशिया के लोग हैं बड़े इनमें दिल नहीं है, पत्थर दिल है, ये लोग देखते नहीं हैं। यहाँ पे जो है हमारी ह्यूमन राइट्स नहीं है, इनके पास इक्वालिटी नहीं है, डेमोक्रेसी स्टेब्लिश नहीं है। तो बस लोगों को एक चिंगारी मिल जाती है और वो लोग इसका विरोध करना शुरू कर देते हैं। तो यहीं से हमारा प्रोटेस्ट मूवमेंट स्टार्ट होता है। तो अब जो है
ये बात आप देख रहे हो आपकी सोशल मीडिया में पहुंच जाती है, एक चिंगारी लग जाती है, तो ऑल द इंडोनेशिया पीपल डूइंग प्रोटेस्ट इन दी वर्ल्ड। अब मोहम्मद बाउजी जो होता है वो रिकमेंडेड लाइक अ नेशनल लीडर, वो एक नेशनल लीडर की तरह बन जाता है। यानी एक आप कह सकते हो हमारे नेशनल लीडर कौन थे, हमारे जो नेशनल लीडर जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस एंड द अदर वन गांधी जी, महात्मा गांधी, और इसी तरीके से वो वहाँ का नेशनल लीडर उसे मान लिया जाता है। तो अब इस प्रोटेस्ट का नाम दिया जाता है जैस्मिन रिवॉल्यूशन। जैस्मिन रिवॉल्यूशन इस प्रोटेस्ट का नाम है, जो लोग वहाँ के कर रहे हैं विद्रोह, उसका नाम हमने जैस्मिन रिवॉल्यूशन रखा है। पीपल ओवरथ्रो द प्रेसिडेंट ऑफ ट्यूनीशिया। अब जो ये विद्रोह होता है, इससे जो है लोग प्रेसिडेंट जो होता है हमारा जीन अल अब्दीन बेन अली जीन अल अबदीन बेन अली, उसको हटा फेंक देते हैं। कहते हैं अब तुम हमारे प्रेसिडेंट नहीं रहोगे, हमें डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करनी है, या तो तुम हमारी बात मानो या फिर हटो, उसे हटा देते हैं। फर्स्ट टाइम इन ट्यूनीशिया जो है डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट में इलेक्शन फॉर्म होते हैं इन अक्टूबर 2011 में। नाउ रिवॉल्ट इज़ अरब स्प्रिंग इन इजिप्ट। यानी अब ट्यूनीशिया से जो है अरब स्प्रिंग इजिप्ट की तरफ मूव करता है। वहाँ पे भी के सेम ऐसी प्रोटेस्ट और रिवॉल्ट होता है, उसका नाम रखा जाता है ताहिर स्क्वायर अप स्प्रिंग। उस रिवॉल्ट का जो इजिप्ट में हुआ सेम उसका नाम रखा गया ताहिर स्क्वायर अप स्प्रिंग। प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट जो होते हैं वहाँ के हमारे हुस्नल मुबारक, दे रूल एट 1979 में उन्हें हटा दिया जाता है। प्रोटेस्ट रिवॉल्ट अब गो टू इन लीबिया। अब ये जो है इजिप्ट से लीबिया में जाता है। लीबिया के रूलर होते हैं हमारे मुअम्मर गद्दाफ़ी। तो इनको जो है सिविल वॉर हुआ था, उनको लोगों ने इनके सबको पर इनको सड़कों पर लाकर मार दिया जाता है। न्यू पॉलिटिक्स सिस्टम इस्टेब्लिश यहाँ पे भी हो जाता है। अब रिवॉल्ट जो है हमारा सीरिया चला जाता है। सिविल वॉर की बात होती है सीरिया में, और आतंकवाद जो है हमारा टेररिज्म जनरेट करने लगता है सीरिया में, कहीं ना कहीं टेररिज्म आ जाता है। तो ये जो पूरा मूवमेंट होता है, विद्रोह होता है डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने के लिए, इसी का पूरा नाम हमारा अरब स्प्रिंग रखा गया है। ये चीज़ें आपको इसमें ध्यान रखनी है कि जब ये सीरिया में पहुंचा तो इसका नेम क्या था, लीबिया में पहुंचा तो इसे क्या कहा गया, और हमारा जब ये अरब स्प्रिंग इजिप्ट में गया तो इसका नाम ताहिर स्क्वायर अरब स्प्रिंग रख दिया गया। एंड जब ये वहाँ था तो इस मूवमेंट का नाम हमने जश्न रख दिया। अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट टाइमलाइन इसमें ध्यान रख लो, फिर आप कहो कि मैंने पढ़ाया नहीं। जब आपके पास न्यू बुक्स आ जाएं तो आप एक बार आपका माइंड सेट हो जाए कि हाँ ये टाइमलाइंस दीदी ने वीडियो में मुझे समझाई थी। तो 2010 में जो वाजी की डेथ हो गई थी, उसने आग लगा के अपने आप को मार दिया। 2011 में ट्यूनीशिया के प्रेसिडेंट को हटा दिया गया। तो 2011 25 जैन यानी इजिप्ट के जो ताहिर स्क्वायर में प्रोटेस्ट हुआ। 2011 में प्रोटेस्ट होने के बाद जो है फरवरी 2011 में इजिप्ट के प्रेसिडेंट हॉस्नी मुबारक जो थे, हॉस्नी मुबारक, उन्हें भी हटा दिया गया, उन्हें सड़कों पे लाके मार दिया गया, ऐसा है। और मार्च 2011 में जो है प्रो डेमोक्रेसी स्टार्ट इन सीरिया, और टेररिज्म जो है वो फैलना स्टार्ट हो गया। दिस चैप्टर इज़ एंड, दिस वीडियो इज़ एंड। थैंक यू सो मच। फर्स्ट अगर आपको मेरा ये चैप्टर बुक से समझना है तो मेरी फर्स्ट पार्ट आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में गिवन है। लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। हाँ, अगली वीडियो ज्योग्राफी का मैं चैप्टर पढ़ाऊँगी, इसलिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा दीजिए। 12th के सारे NCERT के सारे सब्जेक्ट मैं अपने यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड करती हूँ। आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एंड कोई डाउट हो किसी भी टॉपिक में तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।